हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। स्वागत है आप लोगों का सिविल स्टेप के यूट्यूब चैनल पे। यह है स्थापना सीरीज का नया लेक्चर, जहां पर हम साइंस एंड टेक्नोलॉजी का एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक बेसिक केमिस्ट्री पार्ट 1 डिस्कस करेंगे। ये टॉपिक जनरल साइंस में आता है और काफ़ी क्वेश्चन इस पर्टिकुलर टॉपिक से पूछे जाते हैं। आपको अपने एग्जामिनेशन के लिए बेसिक केमिस्ट्री को बहुत ही अच्छे से प्रिपेयर करना चाहिए, क्योंकि साइंस में बायोलॉजी और केमिस्ट्री दो ऐसे सेक्शन हैं जहाँ पर ज़्यादातर क्वेश्चन पूछे जाते हैं और आप इनको नज़रअंदाज नहीं कर सकते। तो आज के इस लेक्चर में हम बेसिक केमिस्ट्री के कुछ कंसेप्ट्स कवर करेंगे और उन कंसेप्ट्स को फिर क्वेश्चन फॉर्म से देखेंगे कि हमने वो कंसेप्ट सही तरीके से समझे या नहीं समझे। ठीक है। लेक्चर शुरू करने से पहले हमारे कोर्सेज के बारे में आपको बताना चाहूंगा कि सिविल स्टेप ने आप लोगों के लिए बहुत ही वेल प्रिपेयर्ड स्टेट सिविल सर्विस एग्जामिनेशन के जो कोर्सेज हैं वो लॉन्च कर रखे हैं। अगर आप चाहें कि इन कोर्सेज के बारे में आपको और नॉलेज चाहिए तो आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिए गए लिंक्स पे जाकर इन कोर्सेज के बारे में और इन्फॉर्मेशन गैदर कर सकते हैं। तो शुरुआत करते हैं हमारे लेक्चर की। सबसे पहला जो टॉपिक है कि हमें कुछ इंपॉर्टेंट टर्म्स पता होनी चाहिए जो कि हमें साइंस में हेल्प करेंगी क्वेश्चंस को सॉल्व करने में। देखो, आपको पता है कि एक पर्टिकुलर मैटर का जो स्मॉलेस्ट यूनिट होता है वो होता है एटम। अगर हम मैटर को तोड़ें तो जो स्मॉलेस्ट यूनिट जिसमें मैटर को तोड़ सकते हैं वो क्या होती है? एटम। और जो एटम है, एटम में जो कोर है वो है न्यूक्लियस। मतलब एटम के जो सेंट्रल वाला पार्ट है जो कि काफी एक हैवी पार्ट है, उसको हम न्यूक्लियस कहते हैं। और इस न्यूक्लियस में पॉजिटिवली चार्ज पार्टिकल होते हैं और नेगेटिव न्यूट्रल पार्टिकल होते हैं। मतलब क्या कि जो न्यूक्लियस है उसमें दो तरीके के पार्टिकल हमें देखने को मिलते हैं, सब एटॉमिक पार्टिकल उनको कहते हैं। एक तो हमें देखने को मिलता है प्रोटॉन, जो कि एक पॉजिटिवली चार्ज पार्टिकल है, और दूसरा जो हमें देखने को मिलता है उसके अंदर वो है हमें न्यूट्रॉन देखने को मिलता है। और इन दोनों को कंबाइंड फॉर्म में क्या बोलते हैं? न्यूक्लियन। तो न्यूक्लियस जो सेंट्रल पार्ट है, पॉजिटिव पार्ट है एक पर्टिकुलर एटम का, वहां पर दो सब एटॉमिक पार्टिकल होते हैं, पहला है प्रोटॉन और दूसरा है न्यूट्रॉन। और इस न्यूक्लियस के आसपास एक तीसरा सब एटॉमिक पार्टिकल जो है वो रिवॉल्व करता है, जिसको हम क्या कहते हैं? इलेक्ट्रॉन। इलेक्ट्रॉन एक नेगेटिवली चार्ज पार्टिकल है जो कि न्यूक्लियस के अंदर नहीं उसके सराउंडिंग में पाया जाता है। तो ये बेसिक आपको नॉलेज है। अब उसके बाद आपको कुछ इंपॉर्टेंट टर्म्स पता होनी चाहिए एटम्स के बारे में। तो सबसे पहली जो टर्म है किसी पर्टिकुलर एलिमेंट के बारे में वो है एटॉमिक नंबर ऑफ दैट एन एलिमेंट। अगर आपसे कोई पूछे कि कार्बन का एटॉमिक नंबर क्या है, तो आपको ये एटॉमिक नंबर की डेफिनेशन अच्छे से पता होनी चाहिए। तो एक बहुत ही सिंपल सी डेफिनेशन है कि जो टोटल नंबर ऑफ प्रोटॉन्स हैं जो कि न्यूक्लियस के अंदर प्रेजेंट होते हैं उनको हम कहते हैं एटॉमिक नंबर। फॉर एग्जाम्पल, अगर कार्बन में 6 प्रोटॉन है तो हम बोलेंगे कि कार्बन का एटॉमिक नंबर कितना है? 6। फिर आती है दूसरी टर्म मास नंबर। मास नंबर की एक बहुत ही सिंपल सी डेफिनेशन है कि टोटल नंबर ऑफ न्यूक्लियॉन्स इन एन एटम इज कॉल्ड मास नंबर। और न्यूक्लियंस में आपको पता है कि दो चीजें आती हैं, एक आता है प्रोटॉन और दूसरा आता है न्यूट्रॉन। न्यूक्लियंस वो पार्टिकल्स हैं जो न्यूक्लियस के अंदर प्रेजेंट होते हैं। तो यहाँ पर प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन बोथ आर प्रेजेंट इनसाइड द न्यूक्लियस, तो इनके लिए हम इनको क्या कहते हैं? न्यूक्लियंस। और टोटल नंबर ऑफ प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन्स आर कॉल्ड मास नंबर। जैसे नाइट्रोजन है, नाइट्रोजन का मास नंबर 14 है, क्योंकि उसमें 7 प्रोटॉन और 7 न्यूट्रॉन होते हैं, और दोनों कंबाइंड कितने हो गए? 14। अब बात करते हैं तीसरी टर्म की जो है आइसोटोप्स। देखो, आइसोटोप्स एक बहुत इंपॉर्टेंट टर्म है, बहुत बार बच्चे इसमें कंफ्यूज हो जाते हैं। तो आपको एक सिंपल सी डेफिनेशन याद रखनी है कि वो एटम्स जिनके एटॉमिक नंबर सेम है बट मास नंबर डिफरेंट है उनको हम आइसोटोप्स कहते हैं। तो यहाँ पर आप अगर पी पे ध्यान देंगे, आइसोटोप्स में पी आता है, तो सेम नंबर ऑफ प्रोटॉन अगर दो एटम्स में है लेकिन उनमें डिफरेंट नंबर ऑफ न्यूट्रॉन है तो हम उनको क्या बोलेंगे? आइसोटोप्स। अब देखो, डिफरेंट नंबर ऑफ न्यूट्रॉन है तो मास नंबर डिफरेंट हो जाएगा, क्योंकि प्रोटॉन सेम है लेकिन न्यूट्रॉन डिफरेंट है और दोनों का कंबाइंड सम फिर डिफरेंट होगा। इस वजह से उनको हम क्या कहते हैं? आइसोटॉप्स। तो सेम एटॉमिक नंबर बट डिफरेंट मास नंबर। ठीक है। जैसे अगर हम कार्बन 12 और कार्बन 13 की बात करें, दोनों आइसोटोप हैं कार्बन के। तो कार्बन 12 में 6 प्रोटॉन और 6 न्यूट्रॉन होते हैं, लेकिन जो कार्बन 13 एलिमेंट है वहां पर 6 प्रोटॉन प्लस 7 न्यूट्रॉन्स होते हैं। तो मास नंबर कितना हो गया उसका? 13, लेकिन एटॉमिक नंबर कितना होगा? 6, दोनों का ही। तो इस वजह से आइसोटॉप्स की डेफिनेशन आपको अब क्लियर हो गई होगी। अब बात करते हैं आइसोबार्स। देखो, आइसोबार्स की डेफिनेशन बहुत ही सिंपल है कि वो एटम्स जिनमें सेम नंबर ऑफ न्यूक्लियॉन्स पाए जाते हैं। न्यूक्लियस क्या है? प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन। मतलब दो एटम जिनके बीच में प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन का सम जो है वो सेम आ रहा है, उसको हम क्या बोलेंगे? आइसोबार्स। फॉर एग्जांपल, आर्गन, पोटेशियम, कैल्शियम, तीनों के जो एटम है उनका मास नंबर कंबाइंड कितना आता है? 40। अब यहाँ पर आपको एक चीज ध्यान रखनी है कि तीनों का जो एटॉमिक नंबर है वो डिफरेंट है। एक का 18 है, एक का 19 है, एक का 20 है, लेकिन तीनों का मास नंबर सेम आ रहा है क्योंकि इनमें जो नंबर ऑफ न्यूक्लियॉन्स हैं, प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन, उनका कंबाइंड सम सेम है।
अब बात करें आइसोटोन्स की, तो आइसोटोन्स वो दो एटम हैं जिनके बीच में सेम नंबर ऑफ न्यूट्रॉन होते हैं। जैसे आइसोटॉप्स में सेम नंबर ऑफ प्रोटॉन हमने पढ़े थे, इसी तरीके से आइसोटोन्स में सेम नंबर ऑफ न्यूट्रॉन। तो यहाँ पर आपको n वर्ड ध्यान रखना है। फॉर एग्जाम्पल क्लोरीन 37 एंड पोटेशियम 39, ये आइसोटोन्स हैं क्योंकि दोनों में 20 न्यूट्रॉन पाए जाते हैं। लेकिन मास नंबर डिफरेंट क्यों है? क्योंकि नंबर ऑफ प्रोटॉन दोनों में डिफरेंट है। तो ये 5 टर्म्स आपको एकदम क्लियर होनी चाहिए। एटम्स के बारे में आपको ऑलरेडी नॉलेज है, अगर नहीं है तो प्लीज कमेंट सेक्शन में टाइप करिएगा, मैं अगला लेक्चर आपके लिए एटम्स के डिटेल के बारे में लेकर आऊंगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अब बात करते हैं एक बहुत ही इंपॉर्टेंट अनडिजायरेबल फिनोमिना की। आपने बहुत अच्छे से सुना होगा कि कोरिजन हो गई है। कोरिजन मतलब जंग लग गई है। जैसे हम रस्टिंग ऑफ आयरन पढ़ते हैं कि आयरन में जंग लग गई है, रस्ट हो गया आयरन में। तो कोरिजन एक प्रोसेस है जिसके ऊपर कई बार क्वेश्चन पूछा जाता है। तो कोरिजन क्या प्रोसेस है? ये एक ऐसा प्रोसेस है जिसमें एक मेटल कोरोड हो जाता है जब उसको एक्सपोज किया जाता है एक मॉइस्ट एयर पे फॉर अ लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम। फॉर एग्जाम्पल एक ऐसी एयर जिसमें ह्यूमिडिटी काफ़ी ज़्यादा है, वाटर कंटेंट काफ़ी ज़्यादा है, वाटर वेपर काफ़ी ज़्यादा है। तो इस तरह की एयर में अगर हम किसी मेटल को प्लेस करेंगे, और खासकर ऐसा मेटल जिसकी रिएक्टिविटी सीरीज में जिसकी पोजीशन काफ़ी ऊपर है, तो उसके कोरोड होने के चांसेस काफ़ी ज़्यादा हैं। क्योंकि वो रिएक्टिविटी सीरीज में काफ़ी ऊपर है, वो बहुत जल्दी रिएक्ट कर जाएगा ऐसे एनवायरनमेंट में किसी भी इम्प्योरिटी के साथ। और इस पूरे प्रोसेस को कोरिजन बोला जाता है। और इस कोरिजन में जो फैक्टर्स हेल्प करते हैं वो जैसे रिएक्टिविटी ऑफ द मेटल, जितनी हाई रिएक्टिविटी मेटल की होगी उतने ज़्यादा चांस है कि उसका कोरिजन हो। प्रेजेंस ऑफ इम्प्योरिटीज, कि अगर मान लो उस पर्टिकुलर मेटल के ऊपर कुछ और इम्प्योरिटीज पड़ी हुई हैं तो वो हेल्प करती हैं कोरिजन प्रोसेस में। और जो आपका मेटल है वो आपका करोड हो जाता है, उसकी जो क्वालिटी है वो आपकी डिग्रेड हो जाती है। अगर हम आयरन की बात करें तो आयरन एक बहुत ही मजबूत मेटल माना जाता है, काफ़ी अच्छी उसकी टेंसाइल स्ट्रेंथ है। लेकिन जैसे ही आयरन में रस्टिंग होती है, आयरन में फ्लेक्स बनने शुरू हो जाते हैं ब्राउन कलर के, और उसकी जो स्ट्रेंथ है वो आपकी डिक्रीज हो जाती है। Similarly, presence of moist air is very important factor in promoting corrosion. फिर अगर मेटल में कोई स्ट्रेन है या वहाँ पर इलेक्ट्रोलाइट्स की प्रेजेंस है तो भी आपका जो कोरिजन प्रोसेस है वो आपका इन्हांस हो जाता है। अब आपको एक बात ध्यान रखनी है कि सिर्फ आयरन एक ऐसा मटेरियल नहीं है जिसके अंदर कोरिजन होती है, उसके अलावा भी बहुत सारे ऐसे एलिमेंट्स हैं जो कि कोरिजन प्रोसेस से अंडरगो होते हैं। अगर हम बात करें आयरन, आपने कॉमनली सुना है कि जैसे आयरन की पाइप है, स्टील की पाइप है, तो उसके ऊपर जंग लग जाती है, ब्राउन कलर के फ्लेक्स बनने शुरू हो जाते हैं। इसके साथ साथ कॉपर भी एक ऐसा एलिमेंट है जो कि कोरिजन प्रोसेस से परेशान होता है। कॉपर के ऊपर अगर आपने ग्रीन कलर की कोटिंग देखी है, समझो उसका कोरिजन हो चुका है। और यहाँ पर बेसिकली कार्बोनेट्स बनते हैं कॉपर के, जो कि कोरिजन प्रोसेस का एक एंड प्रोडक्ट है। सिमिलरली सिल्वर, सिल्वर एक बहुत ही चमकदार धातु है, बहुत ही शाइनिंग मेटल है। लेकिन जब उसका कोरिजन होता है वहाँ पर सिल्वर सल्फाइड बनते हैं और वो टार्निश इमेज हो जाती है, उसकी चमकदार इमेज नहीं रहती है। अब आयरन का एक कॉमन, जब रस्टिंग होती है तो आयरन का एक रस्ट का जो कॉमन फार्मूला है वो अभी आपको पता होना चाहिए कि जो रस्ट डिपोजिट का कॉमन फार्मूला है Fe2O3XH2O। कई बार स्टेट सिविल सर्विस में क्वेश्चन पूछा गया है कि रस्ट का कॉमन फार्मूला क्या है, तो Fe2O3.XH2O इज द कॉमन फार्मूला फॉर आयरन रस्ट। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अब बात करते हैं कुछ कॉमन केमिकल कंपाउंड्स की। ये वो कंपाउंड है जो हम डेली लाइफ में काफ़ी यूज़ करते हैं, और पेपर में कई बार इन कंपाउंड्स के केमिकल फार्मूलाज के रिगार्डिंग या इन कंपाउंड की एप्लीकेशन के रिगार्डिंग क्वेश्चन पूछा जाता है। तो आपको पता होना चाहिए कि कौन कौन से केमिकल कंपाउंड हैं जो हमारे आसपास हैं और हम जिनको नोट नहीं कर रहे हैं, और उनके केमिकल फार्मूले हमें पता होने चाहिए, क्योंकि एग्जामिनर उस पर कभी भी क्वेश्चन बना सकता है। अगर आपने एक पर्टिकुलर केमिकल कंपाउंड नहीं सुना है तो उसको आप सुन लेंगे, और अगर आपने इसके अलावा भी कोई केमिकल कंपाउंड अगर आपने सर्च करना है तो उनको पक्का स्टडी करिएगा। जैसे हम बात करें सबसे कॉमन कुछ कंपाउंड जो हमारे सामने हैं लेकिन हमने नहीं नोटिस कर रहे हैं, उनको मैं आपको अवगत करवाता हूँ। पहला है ब्लीचिंग पाउडर। तो ब्लीचिंग पाउडर हम यूज़ करते हैं कॉटन और जो लाइनन होता है उसको ब्लीच करने में। इसके साथ साथ जब आपने वुड पल्प को ब्लीच करना होता है तब भी आप ब्लीचिंग पाउडर यूज़ करते हैं। ब्लीचिंग पाउडर का जो केमिकल फॉर्मूला है वो है CaOCl2, और ये बनता है एक्शन ऑफ क्लोरीन ऑन ड्राई सिलेक्ट लाइम। ठीक है, फिर आता है बेकिंग सोडा। बेकिंग सोडा को हम किचन में काफ़ी यूज़ करते हैं फॉर मेकिंग टेस्टी क्रिस्पी पकौड़ास, और इसका जो केमिकल फॉर्मूला है वो है NaHCO3। बेकिंग सोडा को हम बेकिंग पाउडर बनाने में भी यूज़ करते हैं। और एक बात और आपको जो याद रखनी है कि बेकिंग सोडा एक बहुत इंपॉर्टेंट इंग्रेडिएंट है एंटी एसिड बनाने का। जब किसी आदमी को एसिडिटी हो जाती है या उसके स्टमक में एसिड की अमाउंट काफ़ी ज़्यादा हो जाती है, तब उसको हम एंटी एसिड देते हैं, क्योंकि वो एक तरह का बेस होता है जो एसिड को न्यूट्रलाइज कर लेता है। और इस तरीके से बेकिंग सोडा भी हम यूज़ करते हैं एंटी एसिड बनाने में। अब बात करें वॉशिंग सोडा की,
वॉशिंग सोडा हम काफ़ी यूज़ करते हैं ग्लास, सोप एंड पेपर इंडस्ट्री में। इसके साथ साथ कपड़ों को धोने के लिए, क्लीनिंग पर्पज़ के लिए भी हम यूज़ करते हैं। इसका जो केमिकल फार्मूला है वो है Na2CO3.10H2O, और इसको सॉल्वे प्रोसेस के थ्रू बनाया जाता है। ये प्रोसेस कई बार क्वेश्चन में पूछा गया है कि वॉशिंग सोडा बनाने का प्रोसेस क्या है, या सॉल्वे प्रोसेस से कौन सा केमिकल कंपाउंड बनाया जाता है। तो आपको सॉल्वे प्रोसेस से याद रहना चाहिए कि वॉशिंग सोडा को बनाया जाता है। अब ये कैसे आपको दिखते हैं, जैसे ब्लीचिंग पाउडर का आपने एक बहुत कॉमनली देखा होगा एक पैकेट कि इस तरह का हाउस होल्ड क्लीनिंग या डिसइंफेक्टेंट लिखा होता है उसके ऊपर ब्लीचिंग पाउडर। तो ब्लीचिंग पाउडर का केमिकल फार्मूला एक बार अपने दिमाग में घुमा लीजिए, CaOCl2। सिमिलरली बेकिंग सोडा आपने देखा होगा कि एक मल्टीपर्पज हाउस होल्ड हेल्पर करके जैसे ये पैकेट आता है, जिसमें बोला होता है कि आप इसको यहाँ यूज कर सकते हैं। तो इसका फॉर्मूला क्या है, NaHCO3, सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट। और सिमिलरली वॉशिंग सोडा भी आपने काफी देखा होगा, जो कि कपड़ों वगैरह को धोने के लिए यूज होता है, लॉन्ड्री पर्पज के लिए यूज होता है, और ग्लास, सोप एंड पेपर इंडस्ट्री में यूज होता है। अब आगे बढ़ते हैं। अब बात करते हैं प्लास्टर ऑफ पेरिस की। जब किसी इंसान की हड्डी टूट जाती है, तो जब वो डॉक्टर के पास हड्डी जुड़वाने जाता है, तो उस हड्डी को उसकी पोजीशन पे बनाने के लिए केमिकल कंपाउंड हम काफी यूज करते हैं, जिसको हम कॉमनली प्लास्टर ऑफ पेरिस के नाम से जानते हैं। प्लास्टर ऑफ पेरिस CaSO4 हाफ H2O के केमिकल फॉर्मूले वाला केमिकल कंपाउंड है, जो कि जिप्सम से बनाया जाता है। ये एक बहुत ही फाइन वाइट पाउडर होता है, जिसमें जब हम थोड़ा मॉइस्चर ऐड करते हैं और उसको बाद में ड्राई करने छोड़ देते हैं, तो उसके बाद वो काफ़ी सख्त हो जाता है और बोन्स को राइट पोजीशन पे सपोर्ट करने के लिए काफ़ी हेल्प करता है। इसके साथ साथ प्लास्टर ऑफ पेरिस को हम टॉयज बनाने में, डेकोरेटिव मटेरियल बनाने में यूज़ करते हैं। फिर कॉमन सॉल्ट एक बहुत ही इंपॉर्टेंट आपका कंपाउंड है जो हम खाने में डेली यूज़ करते हैं, जिसका फॉर्मूला है NaCl। लाइम, जिसका फॉर्मूला है CaO। ये दो तरह के होते हैं, एक आपका सेलेक्ट लाइम होता है, एक आपका क्विक लाइम होता है, जिसकी एप्लीकेशन हमें सीमेंट एंड ग्लास बनाने में देखने को मिलती है। तो प्लास्टर ऑफ पेरिस आपने इस तरीके के बहुत बार देखे होंगे डॉक्टर के, जब भी आप जाते हैं हड्डियों वाले के। इसके साथ साथ कॉमन सॉल्ट लाइम साइकिल का पार्ट है, जहाँ पर सिलेक्ट लाइम CaOHO2 और जिसे हम कैल्शियम हाइड्रोक्साइड कहते हैं, और क्विक लाइम CaO, दो तरह के कंपाउंड आपको देखने को मिलेंगे। अब बात करते हैं कुछ क्वेश्चंस की जो आपसे पूछे जा सकते हैं अपने एग्जामिनेशन में। इस पर्टिकुलर 5 MCQs का जो बेसिक पर्पस है वो ये कि आपको मैं कुछ यूजफुल इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करूं, जिसको आप फर्दर यूटिलाइज कर सकें अपने एग्जामिनेशन में। जैसे पहला क्वेश्चन है कि विच ऑफ द फॉलोइंग मेटल या मेटल्स इज आर वनरेबल टू कोरिजन, कि नीचे दिए गए मेटल्स में से कौन सा कोरिजन प्रोसेस से वनरेबल है। आयरन, सिल्वर, कॉपर। अब आपके दिमाग में जो एक पहली सोच आती है वो ये आती है कि यार मैंने आयरन को ही कोराइड होते हुए देखा है, आयरन की ही रस्टिंग होते हुए देखी है। लेकिन अब आपको ध्यान में रखना है कि जो भी मेटल रिएक्टिविटी सीरीज में काफ़ी ऊपर है, उसके कोरिजन होने के चांसेस काफ़ी ज़्यादा हैं, क्योंकि वो रिएक्टिव है। लेकिन एल्युमिनियम एक ऐसा मेटल है जो कि रिएक्टिविटी सीरीज में ऊपर है, फिर भी उसकी कोरिजन कम होती है, क्योंकि उसके ऊपर एल्युमिनियम ऑक्साइड की एक लेयर बनी होती है। तो इस पर्टिकुलर क्वेश्चन का आंसर अब आप सबके दिमाग में आ गया है कि इसका आंसर है डी, क्योंकि आयरन आपने पढ़ा, सिल्वर आपने पढ़ा कि सिल्वर में सिल्वर सल्फाइड बनता है, कॉपर आपने देखा ग्रीन कलर का कोरिजन होता है जहां पर कार्बोनेट बनता है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, विच अमंग द फॉलोइंग करेक्टली डिस्क्राइब आइसोटॉप्स, कि इनमें से कौन सा आइसोटॉप्स को करेक्टली डिस्क्राइब करता है। तो पहले ऑप्शन पढ़िए और उसको थोड़ा लॉजिक से सोचिए कि एलिमेंट हैविंग इक्वल नंबर ऑफ प्रोटॉन बट डिफरेंट न्यूट्रॉन। अब आप पेपर में मान लो ये आइसोटॉप्स भूल गए हैं, लेकिन आपको एक चीज याद रही कि सर ने बोला था कि आइसोटॉप्स में पी याद रखना। पी का मतलब क्या था कि सेम नंबर ऑफ प्रोटॉन, क्योंकि एटॉमिक नंबर आइसोटॉप्स में सेम होता है। तो यहाँ पर पहला ही ऑप्शन पढ़ के आपके दिमाग में आ गया कि ये वो एलिमेंट हैं जिनके इक्वल नंबर ऑफ प्रोटॉन होते हैं बट डिफरेंट न्यूट्रॉन होते हैं। तो इस क्वेश्चन का आंसर क्या है, आंसर ए। आपको आगे ऑप्शंस पढ़ने की जरूरत नहीं है। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग मटीरियल्स या कंपाउंड कैन बी यूज टू मेक फायर प्रूफ क्लॉथ। अब एक ऐसा क्वेश्चन है जो मैंने नहीं पढ़ाया, लेकिन मैं आप लोगों के साथ ये क्वेश्चन इसलिए शेयर कर रहा हूँ कि आपको मैं कुछ इन्फॉर्मेशन पास ऑन कर दूं जो आप अपने एग्जामिनेशन में यूज कर सको। तो फायर प्रूफ क्लॉथ्स आपने देखा होगा कि जो हमारे फायर मैन आते हैं उन्होंने कपड़े पहने होते हैं, इसी तरह से कुछ और क्लॉथ्स होते हैं जिनको हम जैसे खाना बनाते टाइम पहन लेते हैं अपने हाथों में। तो वो किस पर्टिकुलर कंपाउंड से बने, ऐसा क्वेश्चन पूछा गया है। 3 ऑप्शन दिए गए हैं, मेलामाइन, एल्युमिनियम सल्फेट, एरामाइड। तो यहाँ पर आपको याद रखना कि मेलामाइड एक तरह का प्लास्टिक है, काफी हार्ड प्लास्टिक होता है जिसके कपड़े बनाए जाते हैं जो कि आग से बचाते हैं। एल्युमिनियम सल्फेट भी एक ऐसा कंपाउंड है जिसको हम यूज करते हैं फायर प्रूफ क्लॉथ बनाने में, क्योंकि जब ये पानी के फायर के कांटेक्ट में आता है तो इसमें हाइड्रोक्साइड बन जाते हैं और उसके बाद ये एक एक्वस लेयर बनाता है जो कि वाटर आपको फायर से बचाती है। सिमिलरली एरामिड्स को हम काफी यूज करते हैं फायर प्रूफ क्लॉथ बनाने में। तो इस क्वेश्चन का भी जो आंसर है वो है आंसर डी।
अगला क्वेश्चन देखते हैं। आपको दो लिस्ट दी गई हैं, एक लिस्ट में केमिकल कंपाउंड दिए गए और दूसरी लिस्ट में केमिकल फॉर्मूलाज दिए गए, और आपको बताना है कि कौन सा जो लिस्ट 1 का एलिमेंट है वो लिस्ट 2 के फॉर्मूले से मैच करता है। देखो ऐसे क्वेश्चन में आपको उससे शुरुआत करनी चाहिए जो आपको 100% पता है, क्योंकि बहुत बार ऐसे चांसेस हैं कि इससे ही आपका आंसर निकल आए। तो जैसे आपको, मुझे ज़्यादा जो लगता है कि आपको प्लास्टर ऑफ पेरिस पता होगा। प्लास्टर ऑफ पेरिस CaSO4 हाफ H2O से बनता है। तो जैसे ही आपने डी का 1 किया तो आपके दो ऑप्शन गलत हो गए, तो आपने दो ऑप्शन एलिमिनेट कर दिए। अब अगला जो आपको लगता है कि बेस्ट पता है उससे शुरुआत कर सकते हैं। ब्लीचिंग पाउडर का फॉर्मूला याद करना काफ़ी सिंपल है, CaOCl2 होता है। तो ए का आपने 2 किया, जैसे ही आपने ए का 2 किया तो भी आप दो ऑप्शन से ही बच गए। तो आपको एक और पता होना चाहिए। अब यहाँ पर आपको याद रखना है कि जो बेकिंग सोडा है उसका फॉर्मूला क्या है, सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट NaHCO3। तो इस क्वेश्चन का आंसर क्या बनेगा फिर, अब आंसर ए। ठीक है, अब देखते हैं आज का लास्ट क्वेश्चन। एक बहुत ही फेमस क्वेश्चन है और काफी बार पूछा गया है, एक बहुत ही दुखदायक घटना से रिलेटेड है क्वेश्चन, भोपाल गैस ट्रेजेडी 1984 की। तो इस पर्टिकुलर क्वेश्चन में जो पूछा गया है वो क्या है कि द पॉइजनस गैस एक्सीडेंटली रिलीज्ड इन भोपाल गैस ट्रेजेडी वो कौन सी थी, कि जो भोपाल गैस ट्रेजेडी हुई थी वहां पर कौन सी पॉइजनस गैस रिलीज हुई थी। तो इस क्वेश्चन का आंसर है मिथाइल आइसोसाइनेट। ये क्वेश्चन आपको पता होना चाहिए था, अगर नहीं पता है तो अब आपको पता लग गया है। तो ये थी आज की स्थापना सीरीज, जहां पर आपने बेसिक केमिस्ट्री के कुछ कंसेप्ट क्लियर किए। अगर आपको कोई डाउट है, कोई भी क्वेरी है, तो आप हमें कांटेक्ट कर सकते हैं 8146207241 पर, या आप एक मेल ड्रॉप कर सकते हैं hello@civilstep.com पर। थैंक यू वेरी मच दोस्तों। जय हिंद, जय भारत।